माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज नंबर 13.2 को कंप्लीट करने के लिए जिन कंसेप्ट की जरूरत है उनको हम लोग देखेंगे। 13.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए दो कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। पहला कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, एक ये, और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है पूरा का पूरा एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है 13.2 कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हमको आवश्यकता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का। जैसा कि नाम है मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो जो कि 13.1 का था उसमें आपने देखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस के दो इवेंट्स है ई एंड एफ। देन जैसा कि डिफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब एफ पहले से ऑलरेडी घट चुका है, हो चुका है। फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। यहां शर्त यह है कि नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है नॉट इक्वल टू 0, या अब इसी का उल्टा अगर दिया रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहां कंडीशन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिफिनेशन हम लोग 13.1 एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब पढ़ चुके हैं तो इसी से मल्टीप्लिकेशन रूल बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों एक ही चीज है। बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग प्रचलन में क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन लिखते ही नहीं है, दोनों को हम लोग लगातार लिख देते ई एफ। तो बहुत से बुक में इस तरह का भी प्रचलन है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ना लिखकर ई एफ डायरेक्ट लिख देंगे। इसका मतलब आपको खुद से समझना है कि ई और एफ के बीच में इंटरसेक्शन साइन लगा हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हो जाएगा। या इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोले चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बोले। तो इस फॉर्मूला से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पी। पहला वाला डिफाइन होने के लिए हमारा शर्त क्या है, पी एफ नॉट इक्वल टू 0। ये दूसरा डिफाइन होने के लिए शर्त क्या है, पी नॉट इक्वल टू 0। इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन रूल में यह कंडीशन हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0। तो इसी रूल को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। यह मल्टीप्लिकेशन का रूल है। और कितने इवेंट के लिए, तो दो इवेंट्स के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पी एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पी। आपको इस तरह से समझना है कि जो घटना घट चुका है उसी का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन है। जैसे यहाँ घटना एफ घट चुका है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, घटना ई घट चुका है उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ले रहे हैं तो इसमें इनटू करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करना है। अब यही मल्टीप्लिकेशन सेम रूल है 3 इवेंट्स के लिए, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 3 इवेंट्स। मान लेते हैं इवेंट्स का नाम हो गया लेट ई एफ एंड जी मान लेते हैं, और 3 इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस के ये 3 इवेंट्स हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये तीनों का एक साथ क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पहला किसी का भी लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ई ऑलरेडी घट चुका है तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले से घट चुका उसके बाद एफ होने का प्रोबेबिलिटी, तो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। अब ये दोनों घट चुका है एफ और ई, तो आप लेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई एंड एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई into probability of f when e is already occurred into probability of g when e and f is already occurred। इसी को शॉर्टकट में हम इंटरसेक्शन साइन नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
into probability of F when E is already occurred into probability of G when E and F is occurred। और शर्त इसमें क्या हो जाएगा, शर्त इसमें ये नीचे वाला जो आपका है P नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों रूल को हम लोग, पहला वाला रूल हो गया 2 इवेंट्स के लिए, दूसरा वाला रूल हो गया 3 इवेंट्स के लिए। अब मेन जो कंसेप्ट है इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट किसे कहते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर तरह के कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी तरह का बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई हो चाहे आपका जैक हो या अदर बोर्ड से। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मान लेते हैं 2 इवेंट्स हमारे पास है, इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इन 2 इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र इवेंट्स कब बोलेंगे, इफ, शर्त ध्यान दीजिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन, यदि एक का घटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो, दूसरे पर निर्भर ना रहता हो। इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, किसी एक का अकरेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ अदर, एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने या ना होने से अफेक्टेड ना हो, वैसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर, एक का होना दूसरे के होने पर निर्भर ना करता हो, तो वैसे हम लोग इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब जैसे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड, जब ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो एफ ई पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपली एफ हो जाएगा। यहां शर्त यही कि नीचे वाला जो है पी नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसमें भी हमारा ई एफ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर। शर्त यही रहेगा कि नीचे वाला पी एफ नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां पर यदि मल्टीप्लीकेशन रूल को देखा जाए, जो हम लोग देखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, इसको डायरेक्टली पी लिख सकते हैं, तो पी इंटू पी एफ हो जाएगा। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में यही पहचान है, ये आपको जरूरत पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आइए, यदि 3 इवेंट्स ई एफ एंड जी आर सेड टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, यदि 3 इवेंट्स और तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, कब होंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि हर 2 का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट हो, पी इंटू पी एफ। उसी प्रकार से ई इंटरसेक्शन जी, ये हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ये हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, एंड आखिरी तीनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर तीनों का प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यदि ये सारे घटनाएं हो जाए तब ये इवेंट ई एफ एंड जी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और यदि इसमें से कोई एक नहीं हो, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाए, तब ये इवेंट्स क्या कहलाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाले और ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है, तब ई और एफ कैसे इवेंट कहलाएंगे, वो इवेंट कहलाएंगे नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब वो डिपेंड कर रहे हैं। अब आइए बच्चों, मात्र इतना ही कॉन्सेप्ट पर ये पूरा का पूरा 13.2 एक्सरसाइज हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे, और ये हर एक तरह के कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, 13.2 क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 बनाते हैं। ये ऑलरेडी झारखंड बोर्ड में 2 बार 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है। आइए हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। ये आपका 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, जैक बोर्ड में, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जाता है, 4 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, और उनका प्रोबेबिलिटी दिया है, पीए का वैल्यू है 0.3, पीबी का वैल्यू है 0.4। तो पहला पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट में फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पीए इंटू पीबी। तो 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 0.12, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्लास 11th में फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। पीए का वैल्यू 0.3, पीबी का वैल्यू 0.4, और अभी निकला पीए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.12। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0.3 प्लस 0.4 0.7 होगा, उसको 0.70 लिख सकते हैं, माइनस 0.12, आंसर आ जाएगा 0.58। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
और तीसरा पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकॉर्ड। चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए का ऑकरेंस बी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी एग्जामिनर दे दिया 0.3। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकॉर्ड, चौथा पार्ट ये पूछा गया है। तो अगेन बी ए पर डिपेंड नहीं करता, तो पीबी के बराबर होगा, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकॉर्ड, और जब ये इंडिपेंडेंट है तो ये डायरेक्टली पीएफ के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकॉर्ड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 0.4। तो इस तरह से आप 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, गिवन है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स को निकाला गया एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 2 कार्ड्स को निकाला जाता है, एट रैंडम निकाला जाता है, बिना देखे हुए उसको 2 कार्ड को निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट। और ध्यान देना है कि एक कार्ड जब निकाले तो उसको वापस उस पैक में नहीं डालना, आपको निकाल के उसको बाहर रखना है। फिर उसके बाद जब एक कार्ड निकाल चुके हैं तो अगले बार जब निकाल रहे हैं तो उस समय आपके पास जो बचा हुआ बंडल है उसमें मात्र 51 ही कार्ड्स होंगे और उसमें से फिर एक कार्ड निकाला गया। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स ड्रॉन निकाले जाते हैं एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड निकाला गया उसमें रखा नहीं गया, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये पैक में से निकाला गया। तो हमको निकालना क्या, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, आप प्रायिकता निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसका निकालना है, इस बात का निकालिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इस बात का निकालिए कि बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, कि दोनों कार्ड्स आपके ब्लैक ही हों, अर्थात पहला कार्ड भी ब्लैक दूसरा कार्ड भी ब्लैक, ये चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन रूल से क्या होगा, पहला कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटू, अब पहला कार्ड ऑलरेडी ब्लैक निकल चुका, उसके बाद दूसरा कार्ड ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी पी बी बाई बी। तो पहला कार्ड ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, फेवरेबल इवेंट हो गया 26, और उस समय प्लेइंग कार्ड्स कितने थे 52। जब एक कार्ड निकाल चुके हैं और उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, उस कार्ड को पुनः उसमें नहीं रखें तो अब कार्ड की संख्या घट गई, 51 हो गई। अब उस 51 में से एक कार्ड निकाले और वो भी ब्लैक ही निकले, तो अब ब्लैक के फेवर में कितने हो गए, चूंकि एक ऑलरेडी ब्लैक आउट हो गया है, बाहर हो गया है, तो अब ब्लैक के पक्ष में मात्र 25 ही है, तो ब्लैक के पक्ष में हो गया 25 और उस समय बचे हुए टोटल कार्ड्स कितने हैं 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकॉर्ड, जब बी घटना घट चुकी है, एक कार्ड ब्लैक कार्ड ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, उस समय दूसरा कार्ड ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 25/51। अब मल्टीप्लीकेशन रूल से इन दोनों का प्रोडक्ट 26 को 2 जा कैंसिल करेंगे तो 1/2 इंटू 25/51, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 25/102, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, दिया हुआ है कि गिवन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स, ऑरेंज का एक बॉक्स है, उसको आपको इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है बाय एग्जामिनिंग। कैसे जांच करेंगे, तो उसमें से एट रैंडम कोई भी 3 ऑरेंज निकालकर, 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा निकालना कि एक ऑरेंज जो निकाले उसको आप चेक कर लिए, वो देख लिए कि कैसा ऑरेंज खराब है कि अच्छा है, और फिर उस ऑरेंज को वापस नहीं रखना है, इसलिए लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड, एक बॉक्स ऑफ ऑरेंज को इंस्पेक्शन करना है। कैसे, बाय एग्जामिनिंग 3 ऑरेंजेस। उसका इंस्पेक्शन करने का नियम यह है कि 3 ऑरेंज को आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है। सिलेक्टेड और 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस, कोई भी 3 ऑरेंजेस जो आप सेलेक्ट करते हो उसको एग्जामिन करना है, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसको इस तरह से निकालना है कि एक ऑरेंज को निकाले तो दोबारा उसमें रखे नहीं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, यदि तीनों ऑरेंज आप गुड पाते हो, पहला ऑरेंज भी ठीक, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तब उस बॉक्स को आप अप्रूव कर देंगे सेल के लिए कि इस बॉक्स को बेचा जा सकता है फॉर सेल। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, यदि एक भी उसमें बैड निकल गया, एक भी बैड निकल गया, तो उसको क्या करना है, उस बॉक्स को आपको रिजेक्ट करना है, उसको सेल के लिए नहीं ओके नहीं करना, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। देन द प्रोबेबिलिटी दैट, तब आपको प्रायिकता निकालना, किस बात की प्रायिकता निकालना, देन प्रोबेबिलिटी निकालना दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज, कि एक बॉक्स में 15 ऑरेंजेस है, उस 15 ऑरेंजेस में आउट ऑफ विच 12 आर गुड, उसमें से 12 गुड है एंड 3 आर बैड, 15 में 12 गुड ऑरेंज है और 3 बैड ऑरेंजेस है, वंस विल बी अप्रूव्ड,
अब वो बॉक्स का क्या प्रायिकता है कि उसको आप अप्रूव कर देंगे कि ये सेल के लिए वो अच्छा बॉक्स है। तो यदि आप तीनों ऑरेंज निकाले और तीनों आपको गुड मिल जाएगा तो उसको आप सेल के लिए अप्रूव कर सकते हैं। तो आपको पहला ऑरेंज भी आपका गुड निकल जाए, दूसरा भी गुड निकल जाए, तीसरा भी गुड निकल जाए, तो आप उसी ऑरेंज का जो 15 ऑरेंजेस का जो बॉक्स है उसको आप सेल के लिए ओके अप्रूव कर सकते हैं। तो आइए मल्टीप्लीकेशन रूल से अभी हम लोग जो रूल पढ़े इसमें ये 3 इवेंट्स का मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। पहला ऑरेंज गुड होना चाहिए, तो पहला ऑरेंज गुड होने का टोटल ऑरेंजेस कितना है 15 और उसमें से गुड ऑरेंज कितने हैं 12। तो एक ऑरेंज गुड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े 12/15। अब इनटू क्या होगा कि पहला ऑरेंज ऑलरेडी गुड निकल चुका, उसके बाद दूसरा भी गुड निकले, तो चूंकि अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहला गुड निकल गया तो उसको वापस उस बॉक्स में नहीं रखें, तब ऑरेंजेस की संख्या घट गई 14 और गुड ऑरेंजेस की भी संख्या घट गई, अब गुड ऑरेंजेस बच गए 11। तो पहला ऑरेंज जब गुड निकल चुका उसके बाद दूसरा ऑरेंज भी गुड निकले, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। अब इसके लिए बचा हुआ आपके पास है 14 और उसमें से गुड जो है वो है 11 इनटू अब 2 ऑरेंजेस ऑलरेडी गुड निकल चुके हैं, उसके बाद तीसरा भी गुड निकले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 2 निकल चुके हैं तब आपके पास सैंपल स्पेस बचा हुआ है 13 में से कोई भी निकल सकता है, बैड भी निकल सकता है, गुड भी निकल सकता है, तो सैंपल स्पेस हो गया 13। लेकिन 2 जो ऑरेंजेस गुड निकल चुके हैं उसके बाद तीसरा गुड चाहिए, तो गुड के पक्ष में कितने हैं, तो ऑलरेडी 2 गुड निकाल चुके हैं, टोटल 12 गुड्स था, तो अब बच गया गुड्स 10। इन तीनों का हो गया प्रोडक्ट हो गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया बाय रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से 3 इवेंट्स का। अब इनको सॉल्व कर दिए, इसको आप 3 से कैंसिल कीजिएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, 5 से कट कीजिए 5 2 जा 10 और 2 से 14 को कट कीजिए 7, 11 4 जा 44 और 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 91। तो 44/91 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग 13.2 का ही एक और क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर इवेंट्स इस प्रकार के हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को बोला है कि मान लीजिए पी है। तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तब पी का वैल्यू बताइए। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किनको बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स को बोलते हैं। डिसजॉइंट इवेंट का मतलब उसमें कॉमन कुछ भी नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। वैसे केस में इनका प्रोबेबिलिटी निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 0 होगा। जब ये वैल्यू 0 होगा हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सबका वैल्यू रखिए, पी यूनियन बी का वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू रख दीजिए आप 1/2 और प्लस पीबी का वैल्यू पी और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू -0 हो गया। अब 3/5 में से 1/2 को माइनस कर दें, वो हो जाएगा पी का वैल्यू। एलसीएम ले ले 10, 5 2 जा 10, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 से आप 10 को डिवाइड किए तो 5 जा 5 इंटू 1 -5 हो गया, तो 6 - 5 हो गया 1/10। तो P का वैल्यू आ गया 1/10। पहला केस में P का वैल्यू आएगा 1/10 जब A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तब। दूसरा केस है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आज के ही वीडियो में आपने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट किन्हें बोलते हैं, जब P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू PA इंटू PB हो जाए। PA का वैल्यू 1/2 और PB का वैल्यू इंटू P, अर्थात P/2। PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू यदि P/2 हो जाए तब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। फार्मूला अगेन वही सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। P यूनियन B का वैल्यू 3/5, PA का वैल्यू 1/2, PB का वैल्यू प्लस P और माइनस PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू P/2 अभी निकाले हम। अब 1/2 को माइनस कर ले, 3/5 माइनस 1/2 और इधर एलसीएम ले ले 2, तो 2P माइनस P, 2P माइनस P हो गया P/2 और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 10 उसी प्रकार से, तो 10 को डिवाइड किया 5 से, 5 2 जा और 2 इंटू 3 6 माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया 5 जा, 5 इंटू 1 -5 हो गया, 6 - 5 1/10। 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दे, P का वैल्यू हो गया 2/10 अर्थात 1/5। तो इस केस में आंसर हो गया P का वैल्यू देखिए 1/5। कब? जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे और A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उस समय P का वैल्यू आएगा 1/10 आएगा। आइए बच्चों
इसी एक्सरसाइज 13.2 एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार फेंकते हैं आप, एक बार, 2 बार, 3 बार फेंकते हैं। तो 3 बार फेंकते हैं तो इसमें 2 चीज की जरूरत है। पहला बार कि इवन नंबर इन ए सिंगल थ्रो, जब एक बार में फेंकते हो तो उसमें इवन नंबर आने का प्रायिकता क्या होगा। तो इसको क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े, इवन नंबर क्या क्या होगा, 2, 4 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर इवन नंबर, तो उसके पक्ष में फेवरेबल इवेंट हो गया 3, 2, 4, 6 और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गया 6। इसको सॉल्व कर दिए तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ए सिंगल थ्रो, उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इन ए सिंगल थ्रो, एक बार में आप अगर फेंकते हैं और ऑड नंबर आने का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ फॉर ऑड, तो अगेन ऑड होगा 1, 3 एंड 5। तो फेवरेबल इवेंट हो गया 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गया 6, सॉल्व किए तो 1/2। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप एक डाई को 3 बार फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन ऑल द 3 थ्रो। आप जब 3 बार फेंकते हैं एक डाई को तो तीनों थ्रो में आपको इवन नंबर है, इसकी प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी इवन है और थर्ड में भी इवन है। यहां जरा ध्यान देंगे, ये जो है पहला में इवन नंबर आएगा, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड नहीं करता, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो इवेंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में अभी आप फॉर्मूला देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर पी इंटू पी एफ इंटू पी जी। उसी प्रकार से यहाँ पर पहला बार में इवन नंबर आएगा, वो दूसरा बार में क्या आएगा उस पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा बार क्या आएगा वो पहले में क्या है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरा तीसरे पर डिपेंड नहीं करता है, सब एक दूसरे से, जैसा यहाँ आपने देखा कि ई एफ से इंडिपेंडेंट है, ई जी से इंडिपेंडेंट है और एफ जी से इंडिपेंडेंट है, ई एफ जी भी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो उसी तरह से यहाँ पर सभी इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हो जाएगा तीनों बार में आपको इवन नंबर आए इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन रूल से हो जाएगा पी इंटू पी इंटू पी। इवन नंबर आने का प्रायिकता था 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आंसर हो जाएगा 1/8। और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालिए किसका, ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, कि आपको ऑड नंबर आए, एटलीस्ट 1, कम से कम एक ऑड नंबर आए। तो कम से कम एक ऑड नंबर आए, इसका मतलब है एक ऑड नंबर आएगा तो इसका मतलब है कि इवन नंबर कभी नहीं आएगा। इसलिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 और माइनस उसमें से तीनों बार इवन नंबर आने का जो प्रायिकता है, यदि तीनों बार में इवन नंबर आ रहा है उसकी पॉसिबिलिटी को हम हटा देंगे तो उसके बाद क्या बच जाएगा, उसके बाद यही बचेगा कि कम से कम एक बार ऑड आए या एक से ज्यादा बार ऑड आएगा। इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी में से तीनों बार इवन नंबर आने का प्रायिकता को हम लोग माइनस कर देते हैं कि इवन नंबर आए ही नहीं। जब इवन नंबर तीनों बार में नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि अब आपका क्या बचेगा, ऑड एक बार में आए या 2 बार में या तीनों बार में ऑड आए, सारी पॉसिबिलिटी इसमें आ गई। तो 1 माइनस 1/8 ये आंसर आ जाएगा आपका 7/8। तो बच्चों आपने देखा कि कितने आसानी से आप छोटे से एक इंसेट पर, इंडिपेंडेंट इवेंट के कंसेप्ट पर और मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बहुत से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों उसी 13.2 का एक और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है एक स्वतंत्र रूप से ए का और बी का क्रमशः 1/2 और 1/3 है। अर्थात ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, अब बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और ये ए और बी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर ये इंडिपेंडेंटली है, ए बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बी ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई चीटिंग नहीं हो रहा है, दोनों अपने अपने इंडिविजुअल अपने नॉलेज से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे ज्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में ताक झांक करते हैं, तो यहाँ कोई ताक झांक नहीं है, सबको अपने आप से लिखना है, किसी को इधर उधर नहीं देखना है। तो ए इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसकी प्रायिकता दिया हुआ है 1/2, बी इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर उसकी प्रायिकता है 1/3। अब क्वेश्चन है कि इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यदि दोनों को प्रॉब्लम दिया गया इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के लिए कि भाई इसको सॉल्व किया जाए, क्लासरूम में टीचर ने दे दिया दोनों को एक ही प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन है कि उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब या तो ए के द्वारा हो या बी के द्वारा हो या दोनों सॉल्व कर दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन टीचर ने प्रॉब्लम दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसकी प्रायिकता निकाले आप।
तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अर्थात या तो प्रॉब्लम ए के द्वारा सॉल्व हो और बी के द्वारा सॉल्व हो। पी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला हमारे पास है क्लास 11 का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी, चूंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, कोई किसी से तांग झांग पूछताछ नहीं कर रहा है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रहा है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी आज के वीडियो में बताया क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। वैल्यू रखिए, पी ए का वैल्यू 1/2 प्लस पीबी का वैल्यू 1/3 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम ले ले इनका 6, 2 को 6 से 2 से 6 में डिवाइड करें तो 2 3 जा, तो 3 इंटू 1, 3 से डिवाइड कीजिए 6 में 2 जा, और 2 इंटू 1 2, और यहाँ 6 ऑलरेडी है तो यहाँ -1, तो 3 + 2 5 - 1 4/6, इसको 2 से कैंसिल करें 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कि क्वेश्चन दिया गया क्लासरूम में टीचर के द्वारा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ए सॉल्व करे बी करे या दोनों से करे, और इंडिपेंडेंटली सॉल्व करे, कोई किसी से पूछताछ नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, तो उसकी प्रायिकता होगी 2/3। अब दूसरा क्वेश्चन और उससे इंटरेस्टिंग है। दूसरा में पूछा गया है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि केवल एक ही आदमी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, या तो ए किया तो बी ना करे, या बी सॉल्व किया तो ए ना करे, ये प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इस क्वेश्चन में एक सॉल्व कर सकता है, दोनों सॉल्व कर सकता है, सारे पॉसिबिलिटी है इसमें 2/3 में। लेकिन अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, केवल एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, अर्थात ए करता है तो बी नॉट, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं करता है, अथवा ए नहीं कर रहा है तो बी कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व कर रहा है उसमें बी नहीं कर रहा है, अथवा ए नहीं कर रहा है और बी कर रहा है। अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स क्या है, इसमें पहले वाले केस में ए सॉल्व कर रहा है, दूसरा और उसमें बी नहीं कर रहा है, दूसरा वाला केस में ए नहीं कर रहा और बी कर रहा है। ये दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। पहला में क्योंकि ए सॉल्व कर रहा है, दूसरा में बी सॉल्व कर रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, उनका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। तो अब यूनियन का फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उस हिसाब से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी। यहाँ ए बी बार का मतलब इनके बीच में इंटरसेक्शन साइन है, हम इंटरसेक्शन साइन को डायरेक्ट, जो बहुत से राइटर नहीं लिखते हैं, तो उस सिंबल को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आइए ए और बी बार कैसे हैं, तो चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, अर्थात ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट है। ए बी ए बार एंड बी बार ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप अभी देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। अब पी बी बार का क्लास 10 से फॉर्मूला निकालना है तो 1 माइनस पी बी, इसमें पी ए ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, प्लस पी ए बार का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए इंटू पी बी इसमें। अब वैल्यू रखिए, पी ए का वैल्यू 1/2 इंटू 1 माइनस पी बी का वैल्यू 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 पी ए का वैल्यू इंटू 1/3। एलसीएम ले लिया आप, 1/2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व किया, 1/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल हो गया, ये 1/3 और यहां हो गया 1/2 इंटू 1/3, तो ये हो गया आपका 1/3 प्लस ये 1/6, 6 एलसीएम ले ले, 6 में 3 से डिवाइड करे 2 इंटू 1 हो गया 2, और 6 में 6 से डिवाइड किया 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 + 1 3/6, इसको 3 से कैंसिल कीजिए 1/2। अर्थात केवल एक ही आदमी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ए करे तो उसमें बी नहीं करे, या ए नहीं करे तो बी करे, उसकी प्रायिकता है 1/2 अर्थात 0.5। इसको अगर डेसिमल में सॉल्व किया जाए तो ये 0.5 आएगा, केवल एक ही आदमी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और पहला वाला केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो ए सॉल्व करे या बी करे या दोनों सॉल्व किया हो, तो इसकी प्रायिकता 2 में अगर डिवाइड किया तो 0.66, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, डॉट डॉट डॉट, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि कितना छोटा सा कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बच्चों। तो आप 13.2 एक्सरसाइज को इन कंसेप्ट पर आप सॉल्व करें, और उसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।